हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। जी हाँ, ये कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है। दो चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, देखते हैं कहाँ तक कवर हो पा रहा है। वरना अगर एक में नहीं कवर होगा तो दो पार्ट्स बनेंगे, बाकी दो में कवर कर देंगे। तो आज हम सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण युग्म, हमको यही जानना है इस चैप्टर में। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, इसमें कुछ बातें छिपी हुई हैं जिसमें से मैंने कुछ बातें आपको बताई है और जो नहीं बताया हूं अभी की वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि दो दो मतलब तो जानते ही हो कि दो मतलब होता है, दो मतलब टू, है ना। यही तो होता है दो मतलब दो। अच्छा, इंग्लिश वाले अगर इसको देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन होते हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, दो मतलब समझ में आया। चर, चर मतलब वो होते हैं मान, क्या होता रहे इसका मान बदलता रहता है। क्या रहता है इसका नाम, मान बदलता रहता है ना। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये सब होते क्या है, ये होते हैं हमारे चर का मतलब, चर का मान बदलने वाले जो होते हैं एक्स वाई जेड। यहीं पर एक होता है अचर, सब बता चुका हूं आपको। अचर मतलब मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता मतलब कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ आई, यहां तक कोई दिक्कत। दो मतलब होता है कि टू, चर मतलब होता है मान बदलता रहता है जिसका, उसे हम चर कहते हैं। अचर मतलब होता है मान नहीं बदलता, जैसे कि कोई संख्या 1, 2, 3, 4.9, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, ये सब की सब हमारी क्या होती हैं बच्चों, तो ये सब हमारी अचर संख्याएं होती हैं, अचर होते हैं। और चर का मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। ओके, दो पॉइंट्स तो आपके क्लियर हो चुके, दो पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिया। अब अगला इसमें पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका, ये चर भी वाले का मतलब समझते ही हो। रैखिक समीकरण, बात ये आती है रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण प्यारे बच्चों उसे कहते हैं, रैखिक, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रैखिक क्या चीज होती है। रैखिक आपको बताया था द्विघाती, द्विघाती, और आपको बताया था त्रिघाती, त्रिघाती सब आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में, ठीक है ना। त्रिघाती, तो यही में रैखिक होता है। रैखिक मतलब वो होता है जिसमें चर जो होता है उसकी पावर एक होती है अधिकतम। द्विघाती में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात दो होती है, और त्रिघाती में जो चर होता है उसकी हाईएस्ट पावर थ्री होती है। सब कुछ बता चुके हैं। तो हमें जिसमें दो पावर होती है, द्विघाती होता है, त्रिघाती तीन पावर वाला, लेकिन हाँ रैखिक पढ़ना है मतलब जिसकी पावर एक होती है। बात समझ में आई ना। तो रैखिक हम उसे कहेंगे जिसमें जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी पावर हाईएस्ट वन होती है। तो रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर। लीनियर मतलब होता है रैखिक। क्या कहेंगे इसको, रैखिक। और रैखिक में क्या होगा, जो हमारा चर होता है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तभी वो हमारा होता है रैखिक। कोई भी चीज, रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, कुछ भी कह लो, समीकरण मतलब इक्वल टू कुछ उधर आ जाता है। और सिर्फ अगर रैखिक बहुपद कहते हो तो सिर्फ नंबर रहता है, इक्वल टू नहीं रहता उसमें, तो वो चीज इसमें होती है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत, रैखिक तो समझ में आ गया। ओके, अब रैखिक के बाद इसी में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है रैखिक। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल का मतलब ये होता है ऐसा कोई रैखिक जिसमें
जो हमारा वेरिएबल हो उसकी अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए, बस ये लो रैखिक बहुपद है। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर है, मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर कह लो, डिग्री कह लो, वो कितनी आ रही है, हाईएस्ट 1 आ रही है, राइट। तो ये हमारा होता है एक रैखिक समीकरण। बनाना है तो इक्वल टू कुछ लगा दो, ये लो, अब ये बन गया एक रैखिक समीकरण। हटा दोगे इसको तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है हमारा एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब यही होता है कि जिसमें हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कह दिया 2i + 3, ये एक रैखिक बहुपद है। समीकरण कह रहा है इक्वल टू, उधर भी कुछ ले लेते हैं ये। तो यहाँ पर देखो जो y है उसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, तो दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, अब बात कर लेते हैं युग्म मतलब क्या होता है। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युग्म? युग्म क्या होता है? युग्म मतलब होता है बच्चों जोड़ा। द मीनिंग ऑफ युग्म इज जोड़ा। जोड़ा मतलब होता है किसी चीज का पेयर, किसी चीज का पेयर, उसे कहा जाता है जोड़ा। तो जोड़ा मतलब कोई दो चीज का जोड़ा होना चाहिए। अब यहां पर किस चीज के जोड़ा की बात की जा रही है? तो रैखिक समीकरण युग्म की। मतलब जो युग्म होगा वो किसी शादी वाला युग्म नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा। यहां पर जो जोड़ा होगा वो रैखिक समीकरण वाला जोड़ा होगा। बात समझ गए बात को? ओके, तो रैखिक समीकरण ऐसा होना चाहिए जिसमें जोड़ा होना चाहिए। अब किसका जोड़ा होना चाहिए? तो वो दो चर वालों का जोड़ा होना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा, दो जोड़े, दो जोड़े कौन से? चर के, तभी। और रैखिक समीकरण होना चाहिए मतलब पावर 1 होनी चाहिए। तो यानी ऐसा तुम्हें रैखिक समीकरण बताना होगा जिसमें युग्म हो, मतलब कि दो चर होने चाहिए, और वो एक रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक मतलब समझते हो ना कि पावर 1 होनी चाहिए। अब हमें ऐसा कोई समीकरण बताना है कि जिसमें कम से कम क्या हो, दो वेरिएबल हो और वो भी रैखिक हो, पावर मतलब 1 हो। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है एक एग्जाम्पल। अब समीकरण कह रहा है तो कुछ ले लो भैया, इधर 0 7 कुछ भी ले लो। बताऊंगी कैसे। देखो दो चर वाले कह रहा है ना, दो चर वाले, तो दो मतलब एक चर ये है, एक चर ये है। रैखिक होना चाहिए, मतलब रैखिक समीकरण मतलब रैखिक, उसमें पावर 1 अधिकतम होना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा। अब देखो यानी एक ही क्वेश्चन में चीज आ जाए तो दो चर वाले होते हैं। अच्छा, दो चर वाले हैं। अब युग्म मतलब होता है कि रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ऐसा ही दो युग्म लेना है दो चर वाले का, ठीक है ना। मतलब युग्म एक होना चाहिए, युग्म मतलब जोड़ा, और दो चर के मतलब कि दो एग्जाम्पल बताने हैं आपको दो चर वाले। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। जब एक एग्जाम्पल में और कुछ ले लेता हूं इसी तरह से, 3x - 9y + 8 = 5। तो ये अब जोड़ा हो गया दो चर वाले। ये देखो दो दो चर वाले है ना, और युग्म होना चाहिए मतलब दो इक्वेशन। जी, ये आपका है दो चर वाला रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। जोड़ा मतलब रैखिक समीकरण ऐसा हो जो कि युग्म हो, जोड़ा होना चाहिए लेकिन दो चर वाला होना चाहिए। तो दो दो चर वाला ये हो गया। बात समझाई? तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं इसी तरह, इसी रैखिक, इसी का नाम पड़ जाता है। अब इसी चीज का नाम पड़ जाता है बच्चों क्या? इसी चीज का नाम पड़ जाता है रैखिक युग्म, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या इंग्लिश बोलोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ओके, अब आपको एक चीज और बताते हैं। अब जब हम इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रखते थे कि 3x + 5 = 4, तो हमारे पास पावर 1 है x की, और साथ में सिर्फ एक ही यहाँ पर वेरिएबल है, जिसकी वजह से जब हम इसको सॉल्व करते थे तो x का मान भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई संख्या आती थी, और उसके अलावा कोई नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। x की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके मान निकलते हैं। पढ़े थे ना इसी? तो यहाँ पे x की अधिकतम घात तो 1 है, इसलिए इसका जो मान निकलेगा x का सिर्फ एक ही निकलेगा। चाहो तो सॉल्व कर लोगे तो 2x = 5 इधर माइनस हो जाएगा, -1 इधर से 2 हट जाएगा, 5 में पहुंच जाएगा, तो x बराबर -2 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा एक रैखिक एक हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। अब इसके अलावा दो नहीं निकल सकते क्योंकि x की अधिकतम पावर 1 थी। अगर x की अधिकतम पावर 2 होती तो इसके फिर दो मान आते, 3 होते तो 3 आते, 4 होते तो 4 5, जितनी x की पावर होती है अधिकतम उतने ही x के मान हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है।
ओके, अब एक चीज और समझो बात को। अब यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो चर होने चाहिए, तो दो चर का मतलब मैंने जैसे लिख लिया 2x प्लस 5y बराबर 9। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक लीनियर इक्वेशन है और साथ में ये टू वेरिएबल वाला भी है, मतलब पावर भी एक है और दो वेरिएबल अलग अलग है। तो यहां पर इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो इस x का भी एक वैल्यू निकलेगा कुछ ना कुछ, और इस y का भी एक वैल्यू निकलेगा कुछ ना कुछ। अब बात ये आती है कि हम इस इक्वेशन से, एक ही इक्वेशन से हम इन दो वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए अगर एक हमारे पास कोई अचर होता तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर x भी है और y अलग अलग दो हमारे पास वेरिएबल दिए हैं, जिसकी वजह से इसके लिए भी दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, तो उस इक्वेशन के थ्रू ही हम इन दोनों वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 2x प्लस 5y बराबर 9 दिया है, क्या दिया है 2x प्लस 5y बराबर 9 दिया है, तो इक्वेशन एक होगा। इसी के लिए एक सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वेश्चन कुछ और भी इसे देना पड़ेगा, तभी हम उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का हम हल मतलब कि x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसी के थ्रू जब हमें ये यहाँ पर दो इक्वेशन देगा तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? बताइए, आपको ये बातें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? आपको सिर्फ यही देखना है बच्चों कि अगर हमें x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इन दोनों का वैल्यू निकालना है तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमें शुरू हो जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी रैखिक हो, दो चर वाले हो, तो उनको सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने एक चर वाला तो आसानी से सीख चुके थे, अब यहाँ पर दो चर वाले हैं, इनको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस x और इस y की वैल्यू इन दो इक्वेशन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, कितनी बीजीय गणितीय विधि होती हैं, वो हम इसमें अब शुरू करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है अब देखिए ध्यान से, ये जो मैंने आपके पास लिखा इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की आपके पास 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, मतलब यहां पर आपके पास चार बीजीय गणितीय विधि है। इन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जो भी इक्वेशन लिखा था, दो इक्वेशंस लिखे थे, उनको सॉल्व करने की यहाँ पर चार विधियां, हम किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू, लेकिन हमें सीखना चारों विधियों को पड़ेगा कि हम इस ग्राफी विधि से कैसे निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू, प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, विलोपन की किस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू, एंड लास्ट वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा, वज्र गुणन विधि के द्वारा हम इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए, शुरुआत तो सब फर्स्ट से करते हैं, लेकिन हम सेकंड से करेंगे। हम पहले इस वाले को डिस्कस करने वाले हैं, किसको, कि हमारे पास अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो हम उसको इस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, प्रतिस्थापन पहले बताऊंगा, क्योंकि इसके थ्रू, इसके बाद अगर मैं ग्राफी आपको बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से सीखेंगे, इसलिए पहले मैं आपको प्रतिस्थापन बताऊंगा, उसके बाद आता हूं मैं आपको बताऊंगा ग्राफी कैसे होगा, ठीक है ना? बने रहिएगा वीडियो पे। देखिए, अब मुझे क्या करना होगा, इस चीज को हटाना होगा। चलो, मुझे सीखना है पहला प्रतिस्थापन विधि। एक काम करते हैं कि इसका तो अब कोई काम है नहीं हमको ज्यादा, इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, रहने देता हूँ, लेकिन छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, क्योंकि उसका अब हमें कोई काम नहीं है, बस लिखा रहने दो। अब देखो ध्यान से, पहली मेथड हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, कि कोई भी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करें। देखिए, प्रतिस्थापन विधि जो होता है, प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बीजीय गणितीय विधि से,
क्योंकि ये बीजीगणितीय विधि यानी इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इतनी विधियां हैं, तो हम पहले प्रतिस्थापन सीखेंगे। क्यों बता रहा हूं इसको मैं जब ग्राफ ही बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने इसको पहले क्यों बताया, उसका बहुत बड़ा मतलब है, बताऊंगा। लेकिन पहले प्रतिस्थापन देखो। प्रतिस्थापन के लिए मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो विधियां होंगी, सॉरी, इस तरह की विधि को सॉल्व करने के लिए दो हमें इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम मान लिए कि हमारे पास दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिए गए थे, x + 2y = 9 एंड सेकेंड इज 3x + 5y = 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए हैं बच्चों, दो इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू बताना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापन, नहीं समझना, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए होंगे, उसमें हम x का वैल्यू y के फॉर्म में या y का वैल्यू x के फॉर्म में, मतलब एक तरफ सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो चर हैं तो एक चर इधर रखना है, इसको इधर भेजो, माइनस करना 2y हो जाएगा। तो या तो y बराबर निकालो तो उधर x को भेजना पड़ेगा। तो यानी इक्वल टू कि इस साइड सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, उस तरह का इक्वेशन बनाएंगे किसी एक से भी। मान लो हमने x बराबर निकाल लिया ऊपर से, उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन होता है उसमें उस x की जगह पर y रख देते हैं, y की वैल्यू। या अगर x बराबर निकाले हो तो इसमें x की जगह पे रख देंगे, y बराबर निकाले हो तो y की जगह पे रख देंगे, दूसरे इक्वेशन में ऊपर से जो वैल्यू आएगी। फिर उसको जब देखोगे तो वो एक ही चर का बन जाएगा अगला समीकरण। तो जब वो एक ही चर का समीकरण बन जाएगा तो उसके लिए एक ही इक्वेशन काफी होता है और उसी से हम सॉल्व करके x या y का निकाल लेंगे। तो जब x और y का वैल्यू निकल आएगा तो उसको वापस से जो पहला इक्वेशन था जिसमें x बराबर या y बराबर निकाले थे, x के फॉर्म में या y के फॉर्म में, तो उसमें रख दोगे तो उस x या y का वैल्यू आ जाएगा। सर जी कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए अब देखते हैं। आपके सामने जो मैंने मेथड बता डाला वही मेथड से पूरा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, पहले इक्वेशन को उतार लिया जाता है, x + 2y = 9, ठीक है, उतार लिया पहला समीकरण। उसके बाद तुम्हें x के फॉर्म में या y के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में निकाल लो। तो मैं x को निकालना आसान है इसलिए x को मैं इधर रखता हूं, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो -2y हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ? अब ये जो आया है उसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। क्यों मैंने कहा पहले वाले से x या y के फॉर्म में वैल्यू निकाल लो, निकाल लिया ना, ओके। अब उसके बाद इस इक्वेशन को जो x का वैल्यू आया है वो दूसरे वाले में रख देना है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया कि अब समीकरण 1 से मैं जो x का वैल्यू निकाले इसको अब ये वाले में रख देंगे। अब जब रखते हैं तो क्या होता है, इंप्लाइज दैट x की जगह में रखो तो 3 ब्रैकेट में है x, तो x बराबर कितना रखना है, 9 - 2y, ब्रैकेट बंद। अब प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, 5y लिखा है, 5y लिख देंगे, इक्वल टू 7 था, इक्वल टू 7 रख देंगे। बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब मंदिर के प्रसाद तो सब में बांटना पड़ेगा, इसलिए अगली लाइन जब हम जाते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 9 27 होता है, -3 दूनी 6y होता है, और प्लस का 5y = 7 होता है, ठीक है। अब देखो ये 27 तो उधर चला जाएगा और ये माइनस का 6y से 5y घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा। यहां से जब हम घटा देंगे तो 6y है प्लस का 5y घटाएंगे तो y बचेगा, माइनस में बड़ा नंबर है इसलिए, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 7 से ये 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आया। अब दोनों तरफ का इंप्लाइज दैट देखते हैं, माइनस का y है इक्वल टू ये माइनस का प्लस का 7 और माइनस का 27 है, घटा देंगे उधर जाएगा तो माइनस में घटेगा तो कितना आएगा, -20 आ जाएगा। अब माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी
y वो कितना आ जाएगा 20। बताइए इसको समझ में आया कि नहीं, ये 20 कैसे आ गया। ठीक है, अब जब ये 20 आ जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना क्या है बताता हूं क्या करना है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा उठा करके साइड में करते हैं। और उसके बाद देखो ध्यान से, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। और जो है इसको भी मैं उठाता हूँ। तो यहां तक समझ में आया, ये वैल्यू मैंने निकाल लिया, यानी मैंने y बराबर निकाल लिया। जब y बराबर मैंने निकाल लिया बच्चों, तो उसके बाद क्या करना होगा, इसको आपने देख लिया ना, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ तो थोड़ा सा जगह मिल जाए, क्योंकि इस चीज को बता दिया हूँ तो मैं इसे क्या करता हूँ छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम, ये मैंने यहाँ पे रखा, देखो अब ध्यान से, अब जगह मिल जाएगा। अब जब हमने यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया, सॉरी y का वैल्यू निकाल लिया। जब y का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया तो इस y को, जो इक्वेशन बनाए थे ना यहाँ पर, x बराबर ये वाला इक्वेशन, x बराबर 9 माइनस 2y इसमें रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब y बराबर 20 समीकरण इस समीकरण कुछ मान लेते हैं, जो x बराबर ये आया था, ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x बराबर 9 माइनस 2y, इसमें रख देते हैं। तो देखो 9 माइनस 2y, y बराबर कितना होता है 0, तो y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 20 है भाई, y बराबर 20। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 20 दूना 40 होता है ना, 9 माइनस 20 40 में से 9, अब 9 घटा दो इसमें से 31 बचेगा, 31 वो भी माइनस का। तो मतलब हमने क्या देखा, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई इतने, तो नीचे लिख दोगे कि y बराबर 20 और x बराबर माइनस का 31, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं, जो आंसर आया है हमारे x बराबर 20 y बराबर माइनस 31, क्या वो इक्वेशंस को बराबर कर पाता है। अगर बराबर करता है तो इसका मतलब वैल्यू है। अब ये जो x और y का वैल्यू आया है वो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर आया है, इसलिए x और y का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो वो बराबर दूसरा पक्ष आना चाहिए। तो आइए इस चीज को करके देख लेते हैं क्या आ रहा है या फिर झोल है इसमें। तो कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आया यहाँ तक कैसे क्वेश्चन करते थे। अब x और y का वैल्यू में पता है, अब मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है ना। या एक काम करता हूँ, एक बार आपको इस पूरे मेथड को फिर समझा देता हूँ। हमने क्या किया, x प्लस 2y बराबर 9 दिया था और x 3x प्लस 5 बराबर 5y बराबर 7। सॉल्व करते हैं तो कोई भी एक इक्वेशन को लिख लेंगे, चाहे इसको चाहे इसको, फिर उसमें से x बराबर या y बराबर निकाल लेंगे, बाकी चीज को दूसरी तरफ पक्षांतर करके। जब x या y बराबर तुम निकाल लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे x बराबर निकाला है, अब इसको दूसरा वाला जो समीकरण बचता है उसमें रख देना है। तो देखो 3x की जगह पे मैंने 9 माइनस 2y रख दिया प्लस 5y बराबर 7 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 3 का सम में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास आंसर ये आया। सॉल्व करते हुए x का वैल्यू 20 आ गया। जब x बराबर 20 आ गया तो हमने यहाँ y x बराबर निकाला था ना, ये अपने से इक्वेशन बनाए थे वाला, तो उसमें हम रख देंगे y बराबर, और जब y बराबर रख दोगे तो x बराबर आसानी से बचेगा सिर्फ, तो वो वैल्यू निकल आएगी। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आओ अब देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से। क्या देखना है इसमें कि हमने आंसर जो निकाला वो सही था या फिर गलत था। इस चीज को उत्तर की जांच करते हैं, जहां पर लिखेंगे
उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या होता है, हम एक कोई समीकरण ले लेते हैं, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में देखना, तो LHS पहले लेते हैं, क्या LHS। तो जब LHS लोगे तो LHS बराबर लिख दो, चाहे बराबर, तो कितना ले लेंगे x प्लस 2y। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, x बराबर कितना आया है, x 20 है, नहीं x बराबर -31 है बच्चों, x बराबर -31 प्लस 2 इंटू वाई बराबर कितना है 20 है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 31 होता है और प्लस का 20 दुना 40 होता है। अब 40 घटा दोगे तो 41 9 40 ही होता है, जो कि बराबर आ रहा है RHS के, आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने जो LHS का वैल्यू निकाला वो RHS के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाले हैं x और y के, वो 1% भी गलत नहीं है। तो यही आपको दिखाना था, देखा तो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है। आइए अब आपको ले चलते हैं इसकी अगली विधि, जिसका नाम है ग्राफी विधि, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्राफी विधि क्या होता है। रुक जाओ, इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। ग्राफी विधि, देखो ग्राफी विधि क्या होता है, हम ग्राफी विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। ग्राफी विधि मतलब ये होता है कि जिसमें हम x और y का वैल्यू ग्राफ में दिखा करके निकालेंगे, वो होता है हमारा ग्राफी विधि। तो यहाँ पर ग्राफी विधि के द्वारा हमें x और y का वैल्यू ग्राफ पेपर में कैसे हम दिखाएंगे वो सीखना है। अब चूंकि तो हमें तो पता है ना कि हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो दो समीकरण दिए रहा करेंगे। जैसा समीकरण क्या था जब हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, कोई बात नहीं, हमने x प्लस वाई बराबर दिया है 3 और अगला इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, दिया रहा करेगा इस तरह से कोई भी दो इक्वेशन। अब इसको हमें प्रतिस्थापन से नहीं निकालना, हमें इसको ग्राफी विधि से निकालना है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा इसमें वैल्यू, वो चीज हमें देखना है इसमें। तो एक काम करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं करके, इस चीज को इसमें करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा इसका। तो देखो जब इस तरह के दो इक्वेशन दिए होंगे और ग्राफ के थ्रू हमें बताना होगा, तो मैं ये कहना चाहता था कि जब रैखिक समीकरण है रैखिक, तो इसमें से भी एक रैखिक मतलब एक लाइन आएगी, इसमें से एक लाइन आएगी। तो एक लाइन जब हम ये वाले के एक्स वाई रखेंगे तो ऐसे कुछ जाएगी, और इसमें जब रखा करेंगे तो ऐसे कुछ जाया करेगी। तो पहले वाले इक्वेशन को कहीं ना कहीं कट करेगी, मतलब पहली लाइन को कहीं ना कहीं वो कट करेगा। जहां पे कटेगा यहाँ पर वही दोनों का कॉमन बिंदु होगा, यानी कि यहाँ पे जो x और y के वैल्यू आएंगे वो इस लाइन में भी सेटिस्फाइड करेंगे, इस लाइन पे भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमें उस कॉमन पॉइंट को ढूंढना होता है ग्राफी विधि से, मतलब कि x और y का वैल्यू ही उसका कॉमन पॉइंट होगा। तो इस कॉमन पॉइंट को हमें निकालना होता है इसमें, तो वही हम सीखने वाले हैं। क्या हम इसी को सीखने वाले हैं? तो आज सीखते हैं कि कैसे इस कॉमन पॉइंट को निकाला जाता है। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से हम इस चीज को सीख जाओगे, तुम भी सीख जाओगे। देखते हैं कैसे, देखो करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए थे, एक ये इक्वेशन था और एक इक्वेशन ये। कहता है इसे ग्राफी विधि के द्वारा x और y का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना होता है, जब इसको हम हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल शुरू होता है, तो एक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3, लिख दिए x प्लस वाई बराबर 3। अब हमें क्या करना होता है, इसके कॉलम अपने से निकालना होता है। हम गेस निकालते हैं इसके लिए, क्या गेस करते हैं कि हम इसमें x और y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां पे होगा। तो हम दो चार को मान लेते हैं, एक दो वैल्यू हम अपने से मान लेंगे कि x की वैल्यू इतनी आएगी तो y की वैल्यू इतनी आएगी। अगर x की वैल्यू हम इतनी मान लेते हैं तो y की वैल्यू फिर इतनी हो जाएगी। तो हम इसमें एक या दो वैल्यू रख करके हम अपने से निकाल लेंगे और उसको ग्राफ पेपर में दिखा देंगे कि इस तरह से कुछ लाइन जाएगी। तो कम से कम हम 2 पॉइंट तो निकालेंगे ही, x और y के दो वैल्यू अपने से मानेंगे और y के भी दो वैल्यू उस हिसाब से निकल जाएंगे। तो आइए, बहुत आसान होता है इस चीज को करना, कैसे करते हैं सीखते हैं। यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y, पहले इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1 डालना हो तो इसको डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब x की वैल्यू हम ऐसा कुछ नंबर लो तो y की वैल्यू कुछ आ जाए। अब ऐसा नंबर लो कि अपान में ना बने, ऐसा कुछ सोचो। तो हम x की जगह पे अगर मैं y 0 ले लेता हूँ, x बराबर 0,
तो अगर मैंने x बराबर 0 ले लिया तो यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 मतलब तो इधर y बराबर 3 आ जाएगा, आ गया। फिर y बराबर 0 ले लो, लेना है तो y बराबर 0 ले लो, y बराबर 1 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, या x बराबर 1 ले लो, कुछ भी ले लो, जो तुम्हें समझ आए, कोई भी एक वैल्यू किसी को मान सकते हो, चाहे वो x को मानो चाहे y को मानो। तो अगर मैंने x बराबर 0 माना तो y बराबर 3 निकल के आएगा। मैं इस बार क्या करता हूँ, y बराबर 1 मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, y बराबर 1, ये लो मैंने y बराबर 1 माना, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो x 1 उधर जाएगा तो 3 से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, y की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी भाई, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 बन जाएगा। बस यही तक इसको काम करना है। बन गई पहले टेबल, ओके। अब दूसरी टेबल बनाना है, अब हमें दूसरी टेबल बनाना होगा, किसकी दूसरी टेबल क्या है, इसके लिए x माइनस वाई बराबर 2 के लिए इक्वेशन नंबर 2 था ये, इससे हमें टेबल बनाना होगा और हमें उसी तरह से इसमें भी वैल्यू अपने से मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो आइए भिड़ते हैं इसके साथ में। ये हमारे पास दे दिया है इसने क्वेश्चंस को, ये दिया है। अब हमें इसमें फिर से वही काम, अपने से स्वतंत्र हो, कुछ भी x और y का वैल्यू मान लो। तुम कहते हो गुरुजी हम y की वैल्यू मान लेते हैं 0, तो y बराबर चलो ये 0 मान लिया, अरे थोड़ा गड़बड़, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर y, वही चीज लिखना पड़ेगा ना। अब हम x की वैल्यू मानते हैं क्या, x बराबर 0 मान लिए, ये लो चलो 0, तो अगर तुम x बराबर मान ली 0 आया तो माइनस y बराबर 2 आएगा, और ये माइनस उधर लग जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब तुम कहते हो कि गुरुजी हम y बराबर 1 मानते हैं, y बराबर 1 या 2 मान लो, कुछ भी मान लो जो समझ में आए, कितना मान, 2 मान ले, तो चलो y बराबर 2 मान लो। तो अगर तुम y बराबर सिर्फ 2 ले रहे हो, क्या सॉरी y बराबर मान रहा हो ना, तो y बराबर नीचे y बराबर 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैंने 2 ले लिया, वैसे यहाँ पे आ रहा था, कोई दिक्कत है, चलो ये मैंने 2 मान लिया, तो y बराबर 2 रख दोगे तो -2 बनेगा, है ना, तो -2 उधर जाएगा तो इस 2 से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझे बात, यानी इस इक्वेशन में x माइनस वाई बराबर जो दिया था 2, इसमें मैंने x y बराबर 2 रखा यहाँ पे, x माइनस यहाँ पे 2 इक्वल टू 2, तो x बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, मतलब हमारे पास 4 आ जाएगा निकल के, तो y बराबर x बराबर 4 आ गया, ठीक है, ओके। इतने काम करना है बस। अब इतना काम करने के बाद बेटा क्या करना है इसमें, कि हमें इसे ग्राफ पेपर पर इन्हीं पॉइंट को ढूंढना है, इन्हीं पॉइंट को लिखना है, तो एक लाइन मिलेगी हमको। तो एक काम मैं करता हूं, अब ये इस चीज को हटाना है, वैसे ये तो पुराने वाले क्वेश्चन का था, इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक अब ग्राफ पेपर खींचना होगा, क्या, एक ग्राफ पेपर इस तरह से हमें बनाना होगा, इस तरह से लाइन, ठीक है। लाइन बनाने के बाद क्या करना है बच्चों, इसमें तो ये ओरिजिन होता है, इसको 0 लेंगे, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ऊपर प्लस का 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 4 5, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 -4 -5, ये हो गया, ओके। अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको बच्चों, जो पॉइंट दिए होते हैं ना उनको इसमें रखना होगा, इसमें रखेंगे, यहाँ तक समझ आए। अब रखते हैं, पहले इक्वेशन से रखेंगे, इसमें अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर 3, तो x बराबर 0, तो x मतलब x पक्ष पे 0, ये 0, और y बराबर 3, तो y बराबर 3 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा भाई, यही तो होगा हमारा 0,3, बताओ ये जो होगा वो 0,3 नहीं होगा, ओके। जो इसका पॉइंट पहला वाला है ए मान ले, चलो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है, थोड़ा सा साइड में मानते हैं, यहाँ पर ए लिख दिए, चलो ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने ये कहा था कि अब x बराबर 2 लेना है, तो x बराबर ये 2 हो गया, और 1 जाना है ऊपर, प्लस में है ना, तो 2 और 1 मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये 2 पॉइंट हो जाएगा इनका, ओके। 2 पॉइंट हो गया, तो इसका हम कुछ नाम दे दें, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट है
ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, अब दूसरी लाइन को बनाना है हमें। दूसरी लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा में कह रहा है कि x बराबर 0 दो तो y बराबर -2 तक जाऊंगा। तो x बराबर 0, ये x बराबर 0 हो गया। फिर y बराबर -2 तक चले जाओ, यानी y बराबर -2 ये यहाँ पर पड़ता है, तो ये हो जाएगा -2, यानी इसी में लाइन में रह जाएगा ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा, ए बी, हम इसको सी मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम सी है। उसके बाद अगला पॉइंट लेना है कि x बराबर 4 ले लो, तो ये है x बराबर 4, तो y बराबर 2 तक जाऊंगा। तो x बराबर अगर ये 4 हो गया बच्चों, 4 हो गया, तो y बराबर 2 तक जाऊंगा, y बराबर 2 तक जाऊंगा। 2 तक मतलब प्लस में 2, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इसका नाम सी हो गया, इसका नाम ए बी, फिर सी, इसका नाम हम डी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पहली वाली लाइन और दूसरी लाइन को आपस में मिला देंगे। जो पहली वाली हमारे पास लाइन थी उसको पहले वाले पॉइंट्स में लाएंगे, यानी ए बी जो थे पॉइंट वो इसके लिए थे 2 पॉइंट, तो इन वाली लाइन को आपस में मिला देंगे। तो ए और बी, बी कहाँ, ये पॉइंट था, तो इनको मिलाते हुए हम एक लाइन खींचते हैं जो कि कुछ इस तरह से जाएगी जाएगी, है ना। इस लाइन पर चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो, कौन सी इक्वेशन की थी ये लाइन, तो x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है, ओके। अब जो दूसरी वाली लाइन थी उसको भी हम खींचते हैं। तो जो दूसरी वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन वो कहाँ पे है, 0 2 से, 0 2 मतलब पहला पॉइंट कौन से थे, x बराबर 0, ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्यों मिला दिए, अरे यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया, ये वाला पॉइंट नहीं होगा ना, ये वाला पॉइंट भाई x बराबर अगर वो 0 तक जाता है, x बराबर 0 तक ये, तो y बराबर 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आया। और फिर अगर 4 ले रहा है तो उधर 2, यानी दूसरा वाला पॉइंट वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, ये होगा, ये पॉइंट होगा। मतलब कि जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया है ना, ये गड़बड़ है, इसको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। और ना ही यहाँ पर होना चाहिए था। बता रहा हूँ, बस बस बस। अब क्या करना है, इसको मिला देना है इससे। ये ऐसे था। अब क्या है, ये वाली लाइन का पॉइंट ये था और इस वाली लाइन का पॉइंट ये, क्योंकि ये वाला 0 -2 वाला है और इन दोनों का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो इनको भी आपस में हम मिला देते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी मिलाते हुए मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से एक लाइन खींच दूंगा, खींच दिया ना। अब देखो ये कहीं ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे मेरे इस फिगर के थ्रू देखोगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों पॉइंट। अब बात ये आती है बच्चा कि आखिर ये पॉइंट हो कौन से सकते हैं, ये पॉइंट का वैल्यू x का कितना लूं, शायद ये थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, तो कैसे करेंगे एग्जाम में, हमें तो एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए ना कि क्या आएंगे इसके वैल्यू। तो आपको x और y का एग्जैक्ट वैल्यू जो पता होगा वही तो बताओ कि x में इतना होगा, y बराबर इतना। तो अब आपके दिमाग में समझ में आया होगा कि x और y का वैल्यू कैसे हम सही निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है तो इस तरह से मानोगे, जब उसमें ग्राफ भी होता है तो उसमें भी समझ नहीं आता, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस गलती को ना हो इसीलिए मैंने आपको प्रतिस्थापन पहले ही बता दिया। अब देखो इस चीज को बताने के लिए मुझे ग्राफी में क्या करना पड़ेगा, तो मुझे x और y का एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। और मैंने बताया ना अभी पुरानी विधि की प्रतिस्थापन विधि, यानी मेरे पास जो ये 2 इक्वेशन है इनको मैं चुपके से बाहर सॉल्व करके x और y का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूंगा। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन वाले से। तो वही x और y की जो वैल्यू एग्जैक्ट होगी वही यहाँ पर हम उसी हिसाब से थोड़ा सा सही करके मिला देंगे कि हाँ ये x और y की ये वैल्यू आएंगी, इस पर ये एकदम सेम देखेंगे, दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगे। तो उस x और y के वैल्यू हम चुपके से निकाल लेंगे दूसरे वाले मेथड से और यहाँ पर लिख देंगे वही चीज। यहाँ तक समझ आया ना। तो आइए x और y के वैल्यू फटाक से इधर निकाल लेते हैं। क्या था, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया था 3, तो यहाँ से x और y निकालोगे तो y को उधर जाना पड़ेगा, y को इधर आना पड़ेगा, तो 3 माइनस वाई होगा, राइट। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस वाई बराबर 2, तो मुझे इसमें रखना पड़ेगा x का वैल्यू, x बराबर रख दो यहाँ पर 3 माइनस वाई
बराबर 2। अब मुझे -y -2y, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 में से ये 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, है ना, ये तो आएगा भाई, माइनस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 घटेगा -1। और फिर उसके बाद y बराबर मुझे निकालना है, y बराबर तो क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो बराबर 1/2। जब x बराबर 1/2 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे बच्चा, इसको हम दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। कौन सा, यहाँ से निकाले थे x बराबर वैल्यू, तो इसमें रख दो। तो जब इसमें हम रखते हैं, इसमें रखते हैं जब, तो क्या होता है, x बराबर 3 - y, तो 3 - y मतलब कि 1/2 रख दिए। अब 3 दूनाई 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5/2 यही बनेगा ना, 6, 3 दूनाई 6 होगा, 6 में से घटे 5/2, यानी x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, x की वैल्यू आई है 5/2 और y की वैल्यू आई है 1/2। यहां तक समझ आया? ओके, तो मैंने इसीलिए आपको बच्चों ये वाले मेथड बता दिया था कि अभी मुझसे आप ये ना कहो कि अब कैसे करना पड़ेगा इस चीज को। अब देखो, अभी तो हमको दिख रहा था कि ये 3 पे और इसके बीच में बिल्कुल जा रहा है, और इधर हमको लग रहा था कि कहाँ पे जा रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू उसने बता दिया कि x में वो 5/2 जा रहा है, यानी डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं यहाँ पर 2 से ज्यादा कितना, वही तो हमें एग्जैक्ट बताना है, मतलब 1/5/2 जाना है। आगे है y बराबर 1/2, तो y में जो कट करेगी y में 1/2 मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 थोड़ा सा ऊपर, यानी ये x वाली लाइन पे नहीं कटेगा, थोड़ा से उसके ऊपर कटेगा, उसके थोड़ा सा ऊपर कटेगा। तो ये चीज के मान करके थोड़ा सा आप उसी हिसाब से दिखा दोगे कि जो कटा है वो थोड़ा सा, एक थोड़ा सा छुआ नहीं, थोड़ा सा ऊपर कटा था। तो वही जो वैल्यू आई है बच्चों आपकी x और y की, उसको यहां पर आप बढ़िया से लिख दोगे कि 5/2 और कामा 1/2। तो ये जो वैल्यू होगी यही होगा तुम्हारा सॉल्यूशन इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये होगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपकी सर देखेंगे एकदम एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। एक्स और वाई की वैल्यू इसमें आप रख के देख भी सकते हो, बराबर आएगा। एक्स बराबर रखो कितना है 5/2, ये मैंने रख दिया 5/2 प्लस आगे क्या है वाई की 1/2, तो 1/2 भाई 5/2 में 1/2 जुड़ गया 6/2 होता है, और 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया। समझ में आई बात ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपने अच्छे से सीख लिया किस तरह से करना है। मतलब x और y की वैल्यू आपको इस तरह से दिखा दो, इस तरह से बढ़ा दो, मिला दो, लेकिन x का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि लगा दो और सही सही आंसर यहाँ पर लिख दो कि x की वैल्यू यही आएगी। क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट बता नहीं सकते ना इसमें ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ में भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इतने पतले उसमें वो होते हैं, छोटे छोटे खाने होंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ये मेथड लगा देंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। बताओ आपको कहाँ नहीं समझ में आया, आपको ये चीज कहाँ नहीं समझ में आई बताइए। देखिए आप क्वेश्चन को, देखिए जनाब इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आपको ये दो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, एक तो आपका ग्राफी विधि और एक आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग अभी और इसी वक्त दी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। और फिर हम लोग मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।